आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। ये कार्यक्रम वो है जिसमें अलग अलग ज़िंदगी के मैदानों से अलग अलग एरियाज से जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हम लाते हैं अपनी शो में। और जैसा कि आपको मैंने आपसे पहले भी बताया है कि हम पत्रकारिता सिर्फ वो नहीं कर रहे कि सियासी लोगों का पीछा करते रहें और वही ख़बरें लाते रहें, लेकिन उसके अलावा भी हम कुछ और आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर एजुकेशन के फील्ड में हम चाहते हैं कि नई नस्लें और मजबूत और देश के लिए सूदमंद, फ़ायदेमंद हो सकें और देश की तरक्की ज़्यादा तेज़ी से हो सके। इस तरक्की में एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एरिया है। आम तौर पर पत्रकार इस तरफ काम नहीं करते, लेकिन मेरी कोशिश है मीडिया स्टार वर्ल्ड प्लेटफॉर्म से नई नस्लों को ये बताया जाए कि वो अपनी एजुकेशन में किन चीज़ों का ख्याल रखें, किस तरह से वो आगे बढ़ें ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिल सके। आमतौर पर स्टूडेंट जब 10वीं 12वीं क्लास में होता है तो वो एक बड़ी बड़ी ख्वाबें देखना शुरू करता है। जाहिर है जो बड़ी ख्वाब देखता है वही तरक्की करता है। उसमें एक आम तौर पर जो एक्सेलेंट किस्म के बच्चे होते हैं वो ख्वाब देखते हैं, हम आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं या आईएफएस में जाना चाहते हैं, यानी सिविल सर्विसेज जो मुल्क की सबसे बड़ी नौकरी होती है और सरकार के अंदर बैठ कर के फैसले लेने की हालत में ये लोग होते हैं। असल में देश को चलाने के लिए जो रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जा सकता है वही होता है। पॉलिटिकल लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन सिस्टम में जो ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं, जिसे अफसरशाही कहते हैं, वो सिविल सर्विस के ही लोग पहुंचते हैं वहाँ पर। मेरे साथ आज अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब हैं जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को तैयार कराते हुए तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गए, 24 साल। 1995 में आपने शुरू किया था हमदर्द स्टडी सर्कल जो दिल्ली में है, हमदर्द यूनिवर्सिटी से, और फिर उसके बाद इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, ज़कात फाउंडेशन, अतिया फाउंडेशन, ये सारी वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए स्टूडेंट्स को, लड़के लड़कियों को तैयार कराते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो सकें। आज मैं इसी सब्जेक्ट पर बात करने के लिए अतीकुर रहमान सिद्दीकी को मैंने इनवाइट किया है। मैं जानना चाहता हूं, वेलकम टू द शो मीडिया स्टार वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि ये जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नई उम्र में जब तैयारी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी में कदम रखने के लिए, उस वक्त जो वो टारगेट जो रखते हैं सिविल सर्विस में कामयाब होने के लिए, उन्हें कैसे शुरू करना चाहिए और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए तैयारी के दौरान, और वो कैसे वो अपनी शुरुआत करें तैयारी की कि वो कामयाबी तक पहुंच सकें। अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब मुझे बुलाने के लिए। और ये एक बहुत ही अहम चीज़ है कि लड़के जिस वक्त पढ़ रहे होते हैं उन्हें अपना जहन बनाना चाहिए कि उनका टारगेट क्या है और किस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं अपनी तालीम को मुकम्मल करने के बाद। आमतौर से लड़कों का जो रुझान रहता है वो काफ़ी देर में शुरुआत करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, और जिसकी वजह से उन्हें बहुत अच्छी तरह से तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो अपना जहन बनाएं कि हम जिस चीज़ को टारगेट बना रहे हैं वो क्या है और उसको नज़र के सामने रखें, तो उन्हें एक आसानी हो सकती है कि वो तैयारी को ख़ास तरीके से जो सिविल सर्विसेज के कंपटीशन है उसकी मुकम्मल तौर से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। ये एक कंपटीशन है, इम्तिहान नहीं। आमतौर से लड़के इसे इम्तिहान समझते हैं, लेकिन ये कंपटीशन है। वजह इसमें या तो सिलेक्शन होगा और नहीं तो फिर अगले साल आपको दोबारा से लेवल 1 यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से ही शुरू करना पड़ता है। अब इसे क्वालिफाई करने के लिए जो लड़के आमतौर से तैयार होते हैं वो या तो आईएएस जो भी उनका ऑप्शन होगा, या आईएफएस या आईपीएस जो भी वो चूज़ करें उसके हिसाब से फाइनल सिलेक्शन होता है। लेकिन जो लड़का टॉप भी करता है या जो सेलेक्ट होता है उसको कितने नंबर मिलते हैं यूपीएससी के फाइनल एग्जामिनेशन में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिहाजा हमें उस चीज़ को अपने सामने रखना चाहिए कि टोटल मार्क्स हमारे रिटन एग्जामिनेशन में कितने आने चाहिए
उसके बाद इंटरव्यू है जिसके नंबर बहुत कम है, 275 मार्क्स होते हैं, प्लस जो रिटन एग्जामिनेशन मेंस का होता है वो 1750 यानी टोटल मार्क्स कितने? टोटल मार्क्स 2025, जिसमें रैंकिंग बनती है। अब एक मिसाल के तौर पे अगर पिछले साल यानी 2018 की जो लिस्ट सिलेक्शन की निकली है उसका अगर हम जायज़ा लें तो अंदाज़ा ये होता है कि रिटन एग्जामिनेशन में जिस लड़के ने टॉप किया या फर्स्ट रैंक आई है उसने 942 मार्क्स स्कोर किए हैं रिटन में, और टोटल मार्क्स उसने जो है वो 1121 हुआ है, और इंटरव्यू में उसके 179 मार्क्स थे। लेकिन उसके बाद जो सेकंड पोजीशन आई है उसमें 882 मार्क्स लड़के ने रिटन में एग्जामिनेशन में किया और उसको इंटरव्यू में 198 मार्क्स मिले। तो रैंक अगर हम देखेंगे 1 से लेकर के 10 तक की तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत मिलता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है हमारा मेंस का नंबर जो रिटन में आता है, उसको मद्देनजर हमेशा रखना चाहिए कि उसको हम किस तरह से अचीव करें। अब पहली स्टेज तो चूंकि रिटन की ही होती है, उसके लिए कैसे तैयारी करें, कहाँ से शुरुआत करें, कौन सी चीज़ें उसे ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद की स्टेज में तो जब आएगा जब वो प्रीलिम क्लियर कर देगा। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। यहाँ तक पहुँचने के लिए लड़के को सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर उसको हम मद्देनज़र रखें तो जिस वक्त हम फॉर्म भरते हैं या अनाउंसमेंट होता है यूपीएससी का, यूपीएससी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है कि कौन लड़का भर सकता है या नहीं भर सकता। उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स्ड है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आपकी क्या परसेंटेज है उससे यूपीएससी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप टॉपर भी अपने इंस्टीट्यूट के हो सकते हैं, थर्ड डिविजनर्स भी हो सकते हैं, यूपीएससी आपको मना नहीं करता। अप्लाई करिए, इम्तिहान दीजिए। यूपीएससी उन लड़कों को सेलेक्ट करेगा जो कि जिन्हें के मेंस के लिए वो जाएगा लेने के लिए, जो उनके नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं उससे एक रेशो निकाल करके यूपीएससी सेलेक्ट करता है। लिहाजा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं उसे, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। और ओवरऑल हमें अगर ये सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करना है तो मेंस को हमें हमेशा शुरू से ही लेकर के चलना चाहिए और उसकी तैयारी हमें शुरू से करना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि बिल्कुल जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो कुछ पढ़ाया जाता है उसको भी उसे रिवाइज़ करना होता है। आमतौर पर होता यह है कि जब आदमी ग्रेजुएशन कर लेता है तो वो 10वीं के जो मसलन उसने मैथ्स उसने बहुत अच्छा किया था, लेकिन उस वक्त पहुँचते पहुँचते उसका मैथ जो है वो कमज़ोर हो जाता है चूँकि प्रैक्टिस में नहीं होता। इस किस्म के बहुत सी चीज़ें स्टूडेंट भूलता चला जाता है। अगली क्लास के लिए तो तैयार हो जाता चला जाता है, लेकिन हो सकता है बहुत ही पिछली क्लास की बहुत सी चीज़ें वो भूल गया हो। वो कैसे? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सिविल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी स्टेज जो होती है इसमें 12th तक का कोर्स जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और टोटल समझ लीजिए कि अबाउट 60% ऑफ द सिलेबस जो कवर होता है वो इन्हीं स्कूल के पीरियड का होता है, जो कि आमतौर से सब बच्चे भूल चुके होते हैं। लिहाजा जिस वक्त भी वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू करते हैं उन्हें चाहिए कि 6th से 12th तक के एनसीईआरटी की किताबों का जायज़ा ज़रूर लें, रिवाइज़ करें। और सिर्फ रिवाइज़ नहीं, चीज़ों को याद रखना इसमें बहुत ज़रूरी है। आपके फिंगर टिप्स पे मालूमात होनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। हमको सोचने का वक्त इम्तिहान के वक्त नहीं मिलता है, लिहाजा उसका रिवीजन बार बार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये बताइए इसकी जो कोचिंग होती है, आम तौर पर स्टूडेंट्स हम दिल्ली में देखते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं, वो कोचिंग कितने मददगार होते हैं या सेल्फ़ स्टडी से भी स्टूडेंट कर सकता है? क्या बहुत से गांव देहात में बच्चे हैं जो बहुत ही शायद ब्रिलियंट होते हैं, शहरों के बच्चों के मुकाबले में वो ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, कई बार ऐसा देखने में आया, तो जिनकी कोचिंग तक पहुंच नहीं है या उनके पास उनके पेरेंट्स उसे जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या वो भी सोच सकते हैं सिविल सर्विस के लिए? बिल्कुल सोच सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है।
और इम्तिहान में क्वालिफाई स्टूडेंट करता है, कोचिंग सेंटर्स या हम जैसे गाइड करने वाले नहीं होते हैं। हम लोग तो एक मशवरा देते हैं। 90% काम, बल्कि 95% काम जो है वो स्टूडेंट का है कि जो उसे तैयारी करनी है, जिसको कि तमाम कंटेंट्स को याद रखना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन मैं समझता हूँ स्टडी की प्लानिंग के स्टेज में आप जैसे लोगों की ज़रूरत तो होती है। सिर्फ हम लोग उसको ये प्लान कर, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कैसे पढ़ा जाए। हाँ, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इतना वाइड है कि पूरा अगर लड़का पढ़ने की तैयारी करेगा, सोचेगा, तो उसके पास वक्त बहुत कम पड़ जाता है। लिहाजा स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नलीफाई करें उन एरियाज़ को जो कि बहुत कम पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात में, ताकि आपका पूरा सिलेबस जो है वो थोड़ा कम हो सके, और जितना आप ज़्यादा कम कर लेते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, आमतौर पर ये प्रोसेस कितना लंबा होता है, कितना टाइम लेता है जब स्टूडेंट फॉर्म भरे, और कब कितने टाइम में वो फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाता है? यानी एक दिन एक किसी ख़ास महीने में कभी उसका रजिस्ट्रेशन होता होगा, उसके बाद प्रीलिम होता है, मेन होता है, इंटरव्यू होता है। ये टोटल प्रोसीजर कितने टाइम का होता है? टोटल प्रोसीजर यूपीएससी के अनाउंसमेंट से अगर देखा जाए तो 1 साल से ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि यूपीएससी अनाउंस करती है अपने प्रोग्राम को समटाइम इन जनवरी, और उसके बाद वो 1 महीने का वक्त देती है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के बाद आजकल जो एग्जामिनेशन का प्लान है वो मई में इम्तिहान हो रहा है, प्रिलिमिनरी का, और इसका रिजल्ट जो निकलता है वो 45 डेज के बाद निकलता है, यानी जुलाई के मिड जुलाई। और उसके बाद जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा वो सितंबर में हो जाएगा, और ये इसका रिजल्ट नेक्स्ट ईयर जाकर के फरवरी में निकलता है। अच्छा, जो ये कोचिंग है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कोचिंग यहाँ किस तरह से होती है दिल्ली में, और क्या उसके इम्कान है, और जो एवरेज मिडिल क्लास की फैमिली से आता है वो उसे कैसे हासिल कर सकता है? कोचिंग दिल्ली में इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लड़कों को ये सोचना पड़ता है कि हम कहाँ जाएं। वो भीड़ देख करके जाते हैं कि फ़लाँ जगह बहुत ज़्यादा लड़के हैं। ठीक है, उनका एक अपना नज़रिया है सोचने का, लेकिन आमतौर से अगर देखा जाए तो कोचिंग सेंटर्स में वही लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में 2-4 अटेम्प्ट्स दिए हैं और क्वालिफाई नहीं कर पाए, अपनी जो भी शॉर्टकमिंग्स रही हों। लिहाजा उन्होंने इसी को अपना कैरियर बना करके लड़कों को बताना शुरू किया। लिहाजा वो एक गाइड कर देते हैं कि लड़कों को तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। अब ये पूरा प्रोसेस चूँकि बहुत लंबा है, प्रिलिमिनरी के जो स्टेज है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसकी तैयारी बिल्कुल अलग होती है या उसका पैटर्न अलग होता है। उसके बरक्स जब हम मेंस या रिटन एग्जामिनेशन की तरफ जाते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं, और जो तरीक़ा है प्रेजेंटेशन का मेंस एग्जामिनेशन में वो हमारे एकेडमिक प्रेजेंटेशन से मुख्तलिफ होता है। ये गाइडेंस हमें कोचिंग सेंटर्स के जो लोग हैं वो बताते हैं कि किस तरह से हमें अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। अतीकुर्रहमान सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बेसिक इंफॉर्मेशन सिविल सर्विस में जाने के लिए दी। मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं कि दिल्ली और इसके आसपास के स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर हम सिद्दीकी साहब का नंबर फ्लैश करेंगे, अपने स्क्रीन पर कर रहे हैं, आप देखेंगे, और उस पर उनसे आप कांटेक्ट करके आगे काउंसलिंग वगैरह के सिलसिले में आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपने अपनी निगरानी में जिन स्टूडेंट्स को गाइड किया है उनमें से तकरीबन 450 से 500 स्टूडेंट्स इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की सिविल सर्विसेज में मुल्क भर में काम कर रहे हैं। ये एक अच्छा बड़ा स्कोर है। मैं समझता हूँ आप जैसे तजर्बेकार लोगों का मुल्क के स्टूडेंट्स को फ़ायदा उठाना चाहिए, और उस फ़ायदे से हमें पूरी उम्मीद है कि देश को मजबूत करने में, मुल्क को और आगे बढ़ाने में हम ज़रूर कोई अपना कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से ये कोशिश मुसलसल रहेगी कि हम आने वाले वक्त में भी सिद्दीकी साहब से और आपके दूसरे कुछ और साथियों से भी एजुकेशन के मामलात में आप तक कुछ ना कुछ ऐसा पहुंचाते रहें ताकि आप अपनी नई नस्लों को बेहतर से बेहतर संवार करके आगे बढ़ा सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।